हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ NTSC प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। यानी आपको मैंने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाया है, आपने बहुत अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ा है। तो इस चैप्टर से वो कौन से ऐसे NTSC के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और उस क्वेश्चंस को आपको मतलब कैसे हैंडल करना है, इस चैप्टर को कैसे डील करना है, वो सब थोड़ा सा सीखेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो चैप्टर में हमने NCERT में पढ़ा है, कुछ चीज़ें नहीं भी देखी हैं, तो हम वो NTSC के थ्रू यहाँ पढ़ लेंगे सो दैट वी गेट सम आइडिया कि हमें कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट NTSC प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। फाइन, लेट्स टेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है एज The use of disposable paper cups is more beneficial over disposable plastic cups because अब disposable paper cup is more beneficial over disposable plastic cups। ऐसा क्यों? तो देखो, disposable paper cup जो है it is cheaper। तो ये क्या लॉजिक हम ले सकते हैं, क्योंकि चीप है इसलिए चीप तो प्लास्टिक के कप्स भी आ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो ये हटाओ। अवेलेबिलिटी दोनों इजीली अवेलेबल हैं। रीयूज्ड ना ये कर सकते हो ना उसको रीयूज कौन करता है यार, प्लास्टिक कप्स भी यूज एंड थ्रो होता है। तो बेसिकली बच्चों आप सब जानते हो, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप लोग कि प्लास्टिक्स आर मोर हार्मफुल, नॉट मोर क्या, प्लास्टिक्स आर हार्मफुल फॉर नेचर। नेचर के लिए प्लास्टिक कितना खतरनाक होता है। हम लोग तो प्लास्टिक फ्री जोन करना भी चाह रहे हैं, करा भी है, प्लास्टिक बैन हुए हैं। तो प्लास्टिक इज एक्चुअली नॉट गुड। अब उसमें इसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ये आंसर आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है पेपर कप का वो एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है। ये आपको आंसर लगाना पड़ेगा बिकॉज प्लास्टिक तो हम जानते हैं इट्स वेरी हार्मफुल। तो प्लास्टिक वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है ना, पेपर कप बायोडिग्रेडेबल है, अगर चला भी जाता है एनवायरनमेंट में, गिर भी जाता है तो इट्स लाइक हम मैनेज कर लेंगे, बायोडिग्रेडेबल है, वो हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये तो होता ही नहीं है ना, तो ये चक्कर है। इसीलिए आंसर होना चाहिए रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ पेपर कप को का हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉपुलेशन साइज इज कंट्रोल्ड बाय, पॉपुलेशन साइज किससे कंट्रोल होता है? तो इसका देखो, देखा जाए तो डेथ रेट, बट डेथ रेट जानबूझ के डेथ करवा के थोड़ी ना कंट्रोल करेंगे, दैट्स समथिंग वियर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में डायरेक्टली दिए हुए नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आए हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो डेथ हम करवा के कंट्रोल नहीं करेंगे, ये आप समझ सकते हो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफी इज जब एक एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है। तो उसके ट्रांजिशन से पॉपुलेशन साइज हम कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। बर्थ रेट और नेचुरली थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा नेचुरल सी बात हो रही है यहाँ पे। बर्थ रेट से तो और बढ़ेगा तो छोड़ ही दो, ये तो वैसे ही ख़त्म। तो बचता क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, आप जैसे एक बस है, बस 40 सीटर का है, ओके। 40 सीटर में 40 स्टूडेंट्स या 40 लोग बैठ तो जाएंगे, लेकिन मान लो उसमें 10 बच्चे और एक्स्ट्रा आ गए, तो फिर क्या करेंगे? तो भी मान लो थोड़ा सा स्क्वीज़ होके गोद में बिठा के जैसे तैसे हमने 50 को एडजस्ट कर लिया। लेकिन 40 की जगह 80 पीपल अगर हो गए तो फिर कैसे उस बस में बिठाया जाएगा? नहीं बैठ पाएगा ना, अब दिक्कत आ गई। तो हर चीज़ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। एनवायरनमेंट की भी एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड विच वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही एक्चुअली काइंड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, साइज जो है वो कैरिंग कैपेसिटी पे काफ़ी डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट, तभी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है। या नेचर में ऐसा कुछ हो जाता है कि जो एडजस्ट कर सकता है वो तो टिकता है, जो नहीं एडजस्ट करता वो नहीं टिकता है। ऐसा कुछ नेचर क्रिएट कर होता है अपना। सो इट्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ये तो मैंने पढ़ाया ही है आपको। इसमें सीधा सीधा देखो, मीथेन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन कॉज करता है, नाइट्रोजन
78% है भाई एनवायरनमेंट में नेचुरली, तो ऐसा कुछ नहीं। हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCs भी कहते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स में पाए जाते हैं, कूलेंट होता है। और ये कूलेंट जो है वो इसके अंदर ये क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं ना, तो ओजोन O3 होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। O3 जब इसमें ब्रेक होता है तो इन ऑक्सीजन के साथ ये क्लोरीन कंबाइन हो जाता है, क्योंकि O3 O2+O से मिला के बनेगा वापस। एसोसिएशन डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ाया है मैंने आपको। तो ये ऑक्सीजन को ये और ये दोनों कंबाइन होकर O3 बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब इस क्लोरीन जब इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये कैसे O3 बनाने देगा, तो नहीं बन पाता ना। तो ऐसे करके वो ओजोन होल क्रिएट करता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है भाई? द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन साइकिल इज टू। नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन साइकिल, देखो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया है मैंने आपको, रिमेंबर, आपको ऐसे ध्यान होगा नाइट्रोजन साइकिल क्या है। तो ये पहले NTSC में आ चुका है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया है मैंने आपको कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का यूज़ करते हैं पहले प्लांट्स को, डायरेक्ट नाइट्रोजन वो ले नहीं पाते तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद में फिर उस नाइट्रेट या नाइट्राइट को प्लांट यूज़ करते हैं, फिर एनिमल यूज़ करते हैं। फिर जब दोनों डेथ हो जाती है दोनों की, तो अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन, और फिर एटमॉस्फेयर को वापस दे देते हैं नाइट्रोजन। तो उस दौरान ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, तो सीधा सा आंसर है ऑक्सीडाइजेज अमोनियम सॉल्ट्स। जो अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिफिकेशन के बाद जो नाइट्रिफिकेशन होता है ना, जो अमोनिया जो बनता है यहाँ से जो NO2 में कन्वर्जन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन को हटा दिया और ऑक्सीजन को यहाँ ऐड कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये काम, नाम ही नाइट्रोजोमोनास है, नाइट्रोजोमोनास। तो दे डू दिस, अमोनियम सॉल्ट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट, तो ये तो बस एक ऑक्सीजन ऐड करना हुआ, तो ये कोई बहुत वो नहीं है। ऑक्सीडाइज नाइट्रेट टू नाइट्राइट मतलब नहीं है। एंड नाइट्राइट्स टू अमोनियम, ये उल्टा हो गया। तो आंसर है ऑक्सीडाइजेज अमोनियम सॉल्ट्स इनटू नाइट्राइट्स, यानी कि नाइट्रिफिकेशन जो है वो करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, ठीक है। कौन सा है फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो पहले खाया पहले ग्रास या प्लांट आ गया, प्लांट को किसने खाया? काऊ ने खाया या डियर ने खाया, एनी हर्बीवोर यू कैन टेक, और हर्बीवोर के बाद एनी कार्निवोर यू कैन टेक, टाइगर हो गया, लायन हो गया। अब ये ढूंढो ये कहाँ है? ग्रास, व्हीट, मैंगो, तीनों ही प्लांट है, छोड़ो। काऊ, गोट, एलिफेंट, तीनों ही हर्बीवोर है। ये ला ना, ग्रास, काऊ, लायन, ग्रास, फिश, गोट नहीं। तो दिस इज अ फूड चेन। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल? नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, देखो बायोडिग्रेडेबल हर वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल हर वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या दिख रहा है आपको? एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वुड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉटन लिविंग प्लांट। तो बचता क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल। सो राइट आंसर इज एल्यूमिनियम फॉयल, क्योंकि ये एक मेटल है। मेटल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉयल कम यूज किया करें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज? अब इस रेन्यूएबल रिसोर्सेज जानते हो ना बच्चों आप लोग, क्या होता है? खुद को जो रिन्यू कर ले। तो अब आप देखो, खुद को रिन्यू कौन कर सकता है? कोल को तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में, नहीं। ऑयल को भी, यहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल से अगर हम बात करें तो इसको भी ज़माने लग जाते हैं बनने में। पेट्रोल भी वही केस है।
तो आंसर आ गया फॉरेस्ट। वैसे तो काटते जाते हो, लेकिन अगर लगा दो तो रिन्यू भी तो हो जाता है ना। रिन्यू क्या, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रिन्यू हो जाते हैं दैट वे। ये भी खत्म हो रहा है तो रिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली वो नहीं होता है। सेकेंड देखो, एक होता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी यानी कि जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में, सोर्स से एनवायरनमेंट में जा रहा है और डायरेक्टली उसको पोल्यूट कर रहा है, तो SO2 वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राइमरी में आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट वो जो समहाउ किसी दूसरे पोल्यूटेंट को मिला के अगला बना है, तो वो जैसे SO2 में एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ो तो SO3 बना, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सीधी सी बात है, ठीक है बच्चों। दिस इज द राइट आंसर। ऐश हो गया, स्मोक हो गया, ये सब डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना एटमॉस्फेयर को गंदा करने में, तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, दे ऑल आर प्राइमरी। SO3 इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो ये ध्यान रहे, ठीक है। आगे चलें। In a residential area at night, the standard limit of sound is, standard limit of sound कितनी होती है? आपने सुना होगा ना, पुलिस आजकल रात के 10 बजे बाद में बहुत ज़्यादा शोर शराबा अलाउ नहीं करते हैं। कोई डिस्को फंक्शन सब चल रहा होता है, 10 बजे बाद सब बंद करवा देते हैं, सुना ही होगा, है ना। तो रेजिडेंशियल एरिया में रात को स्टैंडर्ड लिमिट, देखो ये डेसिबल क्या है, डेसिबल इज एक्चुअली साउंड, नॉइज़ जो होता है उसको मेजर करने की लिमिट होती है। नॉइज़ क्या है? अनवांटेड साउंड, अनप्लेजेंट साउंड विच इज़ अनबेरेबल बाय आवर ईयर्स, लाइक अनप्लेजेंट है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं बात कर रही होती तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यही मैं चिल्लाऊंगी बहुत ज़्यादा भयंकर वाला तो ऑफ कोर्स नो वन लाइक्स इट। तो नॉइज़ किसी को नहीं पसंद है। तो रात को शोर वगैरह कितना होना चाहिए, कितना अलाउड है, तो अब ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो सीधा सीधा आपको टिक करना है 45 डेसिबल। डेसिबल इज़ द यूनिट जो नॉइज़ को मेजर करते हैं, नॉइज़ उसको, ठीक है। तो 45 डेसिबल्स तक अलाउड है, उसके बियॉन्ड जाते हैं तो इवन गवर्नमेंट डजंट अलाउ। फाइन, नेक्स्ट। अब ये क्या पूछ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेनली इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग। इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पोल्यूटेंट है वैसे। इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना क्या होता जाएगा बच्चों, उतना ये होगा कि हीट ट्रैप कर लेता है CO2 और ट्रैप्ड हीट को वापस लौटने नहीं देता है। जनरली ये होता है कि अर्थ पे जो भी हीट आता है वो रेडिएशंस वापस री-रेडिएट हो जाता है बैक टू द एटमॉस्फेयर, बट CO2 अगर ज़्यादा रहा तो वो ट्रैप कर लेता है हीट को, रेडिएट होने नहीं देता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से बढ़ता है ये, इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the example of waste biodecomposition of living beings? Waste biodecomposition of living beings. living beings का waste biodecomposition कौन है? तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। देखो, ग्लास डिकम्पोज होता नहीं है, प्लास्टिक गलती से भी नहीं होता, मेटल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मेटल्स कभी डिग्रेड होते नहीं है। तो बचा कौन? लिविंग मटीरियल इज वेजिटेबल, सो आंसर इज वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल वेस्ट डिकम्पोज, देखते नहीं हो लोग गड्ढा बना के उसमें भी डाल देते हैं तो कंपोस्ट बन जाता है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the 3 R's which can help us to conserve natural resources for future generation are, future generation के लिए अगर हमें रिसोर्सेज को बचाना है तो वो कौन से 3 R's हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? रिड्यूस, रीजनरेट, रीडिस्ट्रीब्यूट, ऐसा कभी सुना ही नहीं है। दोबारा बांटो, दोबारा जनरेट करो, कहाँ से बैठता है? रीजनरेट आ गया इसमें, यानी ये भी गलत है। यहाँ रीजनरेट आ गया यानी ये भी गलत है। दोबारा बनाओ, कहाँ से पॉसिबल है?
सो इट शुड बी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, या रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, जैसे भी बोलना है. सो द 3 R's, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये तीनों जो R's हैं दे हेल्प अस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्सेज खुद भी यूज़ करो, लेकिन इस तरीके से यूज़ करो कि करंट जनरेशन को भी पूरा हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल हो. ओके, सो इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये तीनों R's बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आई होप आई एम क्लियर. It says select the group which contain non-biodegradable item. तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम होता है? देखो, लिविंग मैटर ढूंढो. वुड, पेपर, लेदर, तीनों लिविंग है. तो नॉन पूछा है ना, तो ये हो सकता है, तो आंसर गलत. प्लास्टिक, ग्लास तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट ग्रास इज बायोडिग्रेडेबल, तो ये भी ऑप्शन गलत. प्लास्टिक, नायलॉन, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड लिविंग मैटर से बनेगा, तो ये भी गलत. तो आंसर है पॉलीथीन, ग्लास एंड पीवीसी. सो दिस इज द राइट आंसर, पॉलीथीन, ग्लास एंड पीवीसी. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि पॉलीथीन, ग्लास और पीवीसी जो है ये प्लास्टिक मटेरियल है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following gases is related to acid rain? एसिड रेन इन कौन से गैसेस की वजह से होता है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये आंसर गलत हो गया. मीथेन है तो ये आंसर गलत हो गया. CO2 अगेन, तो ये आंसर यही गलत हो गया. तो बचा कौन? SO2 एंड NO2, क्योंकि इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और इससे बनता है नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो ये दोनों एसिड जब बारिश होती है तो SO2 और NO2 एटमॉस्फेयर में एज अ पोल्यूटेंट तो है ही. ये दोनों मेन पोल्यूटेंट्स हैं बच्चों. तो गाड़ियों से या इंडस्ट्रीज से जहाँ से भी ये स्मोक या SO2 NO2 निकलता है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है. फिर वहाँ का जो भी मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देता है. जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनाता है, ये रेन एसिड के साथ में बारिश जब होती है, एसिड तो एटमॉस्फेयर में बन चुका, अब जब बारिश होगा तो ये एज एसिड रेन गिरते हैं. तो आंसर इज SO2 एंड NO2 जो अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बना के रेन के साथ गिरते हैं, कॉजिंग एसिड रेन. ठीक है, नेक्स्ट वन. सो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर? और मैंने आपको अभी बताया, ओजोन लेयर डिप्रेशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को चेक करता है. एसिड रेन से पोल्यूशन की वजह से ये हो रहा है, तो मॉन्यूमेंट्स पूरा कोरोड हो जाते हैं. तो कोरोजन एंड एग्रीकल्चरल जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है. लाइटनिंग तो रेन की वजह से होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा देता है लाइटनिंग. तो ये तीनों है नहीं. तो ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 जो है वो ट्रैप करते हैं. उसको क्या करते हैं? ट्रैप सन की रेडिएशन को, और वापस री रेडिएट नहीं होने देते एटमॉस्फेयर में. राइट? तो वो रेडिएशंस अर्थ पे ही रह जाते हैं. अर्थ पे रह जाने की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है. तो दैट इज़ वाई. तो अर्थ मतलब CO2 की वजह से ज़्यादा होता है. तो CO2 ने टेम्परेचर क्यों बढ़ाया? क्योंकि अर्थ की जो सन की जो रेडिएशंस है वो वापस रेडिएट नहीं हुआ बैक टू एटमॉस्फेयर. तो इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. ठीक है, सो आंसर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो इसी के साथ हम जो मेन NTSC के क्वेश्चंस थे जो आपके इस चैप्टर से बनते हैं या प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. तो आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करिएगा. ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय चिल्ड्रन. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.